के साथ, लगन के साथ, समय से आप तक पहुंचाने का काम भारत समाचार करता रहा है विगत लंबे अरसे से। ब्रजेश जी ने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता जगत में एक चमकते सितारे के रूप में शुरू किया, और हम कह सकते हैं कि जैसे सौरमंडल में धूमकेतु चमकता है। अगर समाचार जगत की कहीं बात आएगी तो ब्रजेश मिश्र जी के बगैर उसको पूरा नहीं किया जा सकता। और भारत समाचार ने अपने उद्भव काल के बाद से लेकर अब तक बहुत कम समय में समाचार की दुनिया में स्थापित करने का काम यदि किया है तो ब्रजेश जी और उनकी टीम ने किया है। उत्तर प्रदेश में हम सब जो काम करते हैं डेवलपमेंट के, जहां कहीं कमियां रह जाती हैं और जो अच्छाइयां हैं वो जनता जनार्दन के बीच में पहुंचाने का काम भारत समाचार चैनल बखूबी करता रहा है। चूंकि एक कॉन्क्लेव है और आप सब 75 के 75 जिलों से आए हैं, और आप सबकी ने भी बहुत अच्छी भूमिका भारत समाचार को आगे बढ़ाने में निभाई है। हमारे सभी भारत समाचार के जो प्रतिनिधिगण हैं जिलों जिलों से सुन रहे होंगे, और पूरे प्रदेश से हमारे पास इस समय जो हमारे सुधीजन है, जो सहयोगी जी हैं, जिनकी वजह से कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, आप सब यहां उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी भारत समाचार 75 जिलों तक अपनी पैठ बना चुका है और मजबूती के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम तो आप सबसे कहना चाहेंगे, ब्रजेश जी से भी कहना चाहेंगे, वो दिन दूर नहीं, अभी हम 75 जनपदों में काम कर रहे हैं, जब देश भर के हम 797 जनपदों तक पहुंचेंगे। भारत समाचार की सार्थकता तब पूरी तरह से प्रदर्शित हो पाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में भारत समाचार का खबरों की दुनिया में नाम होगा, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे और 2014 से पहले देश के क्या हालात थे, आपसे छुपा नहीं है। 17 से पहले बिजली मात्र कुछ जिलों में मिलती थी। सभी जिलों से लोग बैठे, इसलिए पूछना चाहता हूं। इटावा, मैनपुरी, रामपुर, लखनऊ, बाकी जिलों में शाम होते होते बिजली गायब हो जाती थी। हमारे रिश्तेदार जब हमारे घर आते थे, जिलों में पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। पूछिए, बताइए आप लोग क्या पूछते थे, क्या कहते थे? एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आज हम कह सकते हैं कि कोई जिला वीआईपी नहीं है। जितनी बिजली लखनऊ को मिलती है, इतनी बिजली हरदोई को मिलती है, इतनी इटावा को मिलती है, इतनी रामपुर को मिलती है, इतनी बस्ती को मिलती है, इतनी लखीमपुर को मिलती है, इतनी गोरखपुर को भी मिलती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 24 घंटा बिजली हम देते हैं। और बिजली इसलिए महत्वपूर्ण है, पहला आप सोच रहे होंगे बिजली को ही क्यों चुना हमने। बिजली अब आवश्यकता में शामिल हो गई। आजादी के बाद 52 से लेकर के 70 तक, 80 तक यह विलासिता की वस्तु थी कि कुप्पी, लालटेन और ढेबरी में भी लोग पढ़ करके आईएएस आईपीएस बन जाते थे और साहित्यकार बन जाते थे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि ढेबरी कैसे रोशनी देती थी, कैसे वो लोग लिखते रहे होंगे। लेकिन अब यह आवश्यकता बन गई। अगर यहां बिजली न हो तो अंधेरा रहेगा, सूर्य की रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गोरे भाई ने ऐसा बनवाया कि सूर्य की रोशनी अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और लगभग सभी घरों में ऐसा हो गया है। गांव में 18 घंटे बत्ती, किसान सिंचाई के लिए परेशान रहता था। परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब किसान को बिजली का पैसा देना नहीं पड़ेगा। किसान के जितने भी ट्यूबवेल के कनेक्शन होंगे उनको फ्री में बिजली मिलेगी, चाराना नहीं लेगा। किसान का हक है ये। माननीय मोदी जी ने तय किया कि किसान के जीवन को ऊपर उठाएंगे, हमारे दोगुना करेंगे। कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, सवाल तो उठते रहेंगे। किसान को हमने निःशुल्क बिजली दिया है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी। देखने में 6,000 रुपए लोग कहते होंगे कि 6,000 में क्या होगा। अरे भाई, 200 रुपया की बीज डालने के लिए किसान साहूकार के पास जाता था। जो किसान लोग होंगे बताएंगे। खेत में खाद डालनी है, 300 रुपए की बोरी लेनी है, साहूकार के पास जाता था। और खेती में उत्पादित किया हुआ पूरा अन्न खलिहान से ही साहूकार लेकर के चला जाता था। 2 बोरा गेहूं लेकर चला। बड़े बड़े किसान कहां हैं? ड्रोन दीदी के बारे में चर्चा न हो
प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि हम अपनी बहनों को आगे बढ़ाएंगे। हम ड्रोन पूरे देश में सभी बहनों को प्रदान कर रहे हैं जो खेतों में जाकर के ड्रोन चलाएंगी। कीटनाशक दवाइयां और अन्य जो छिड़काव वाले काम हैं वो ड्रोन के माध्यम से होंगे और ड्रोन सरकार प्रदान करेगी, भारत सरकार प्रदान करेगी, मोदी जी देने का काम करेंगे। ऐसे ही किसानों के बारे में, मृदा परीक्षण के बारे में कौन पूछता था कि किसान की खेती में क्या पैदा होगा, सरकार को क्या मतलब है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया कि किसान की खेती में किस प्रकार की मिट्टी है, मूंगफली होगी, सरसों होगा, चना होगा, बाजरा होगा, गेहूं होगा, धान होगा, जो भी जिन्स होगी, हम उसको मृदा परीक्षण करके रिपोर्ट देते हैं और वो फिर अपने अन्न को उत्पादित करने का काम करेगा। नैनो यूरिया के बारे में चर्चा नहीं होता था। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, 14 से पहले खाद के लिए तो कई बार लठ बजे हैं किसानों पर। अब किसान पर लठ नहीं बजते, कहीं बजे हो तो मुझे बताइएगा। खाद के लिए लाइन लगती हो, पता चला कि डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, आलू बोने के लिए डीएपी लेने गए तो लठ खा रहे हैं। 1-1 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। नैनो यूरिया आ गई है, जो एक बोरी में काम होता था वो 1 लीटर की, आधा लीटर की बोतल में हो जाएगा। उससे हमें छिड़काव में समय भी कम लगेगा और प्रॉपर हमारे पौधे तक खाद पहुंच पाएगी। किसानों की बात हो गई, कौन पूछता था हमारे गरीब भाई बहनों को। प्रधानमंत्री आवास योजना ढेर सारे आई, कांग्रेस भी लाई थी इंदिरा आवास के नाम से। चले जाइए गांव में 1 आवास मिलता था, 2 मिलता था। अब लाइन से जाके देखो, एक एक गांव में कोई भी वंचित आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास सबको मिला है। शौचालय छोटा सब्जेक्ट है। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी बहनें सड़क के किनारे लोटा लेकर बैठती थी और गाड़ी की हेडलाइट पड़ती तो खड़ी हो जाती थी। सोचिए कितनी विषम परिस्थिति रही होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी बहन को, हमारी मां को सड़क के किनारे खेत की मेड़ पर बैठना पड़ता था। गाड़ी की लाइट पड़ी तो बेचारी खड़ी हो जाती थी। आज सबके पास शौचालय है, कोई बड़ा आदमी नहीं, सबके पास शौचालय है, बेहतर शौचालय है, उसको निःशुल्क मिला है। स्कूलों की चिंता जरूर करेंगे। नई शिक्षा नीति की चर्चा हम बाद में करेंगे। बेसिक शिक्षा के स्कूलों की हालत यह हो गई थी कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, अभिभावक भेजना नहीं चाहते थे। ड्रॉप आउट घट करके 1,12,00,000 तक हो गया था। हमने सबसे पहले सभी स्कूलों को कायाकल्प योजना में लिया। 95% से अधिक आज कायाकल्प योजना के माध्यम से मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनकर के तैयार हो गए हैं। हमने बच्चों को स्कूल ड्रेसेज प्रदान की। पहले खाकी ड्रेस को हटाया, सरकारी दूर से पता चलता था सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। खाकी ड्रेस को बदला, मॉन्टेसरी स्कूल की तरह बढ़िया ड्रेस दिया। जूते मोजे उनको मिले, जूते मोजे के साथ पाठ्य पुस्तकें मिली। फिर मध्याह्न भोजन योजना में क्या हाल था, एक माफिया सक्रिय थे, वही बांटते थे पूरी पंजीरी। अब हम स्वयं सहायता समूह को इन्वॉल्व किए हैं। हमारी बहनें जो मध्याह्न भोजन बनाती हैं वो हमारे बच्चों को मिलता है। आज हम कह सकते हैं कि विद्यालयों की हालत बेसिक शिक्षा में हमारे पास 1,92,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस जो पुराने एडेड कॉलेज थे, विद्यालय थे, गिरे जा रहे हैं। मैनेजमेंट को होश ही नहीं है। मैनेजमेंट पैसे जो बनाए थे वो तो चले गए, नए मैनेजमेंट आ गए, लेकिन वो पैसा लगाते नहीं थे। हमारी सरकार ने जो निजी माध्यमिक इंटर कॉलेज तक के थे भवन, उनको बनाने के लिए भी धनराशि देने का काम किया कि भैया 50% आप लगाओ, 50 सरकार देगी, अपना भवन ठीक करो, बच्चों का भविष्य बनाओ। नई शिक्षा नीति लाए, मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे, प्रधानमंत्री जी ने तय किया। लॉर्ड मैकाले के बाद किसी को फुर्सत नहीं थी। हम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं कि हिंदी आप पढ़ो, आप बंगाली पढ़ सकते हो, मराठी पढ़ सकते हो, तमिल पढ़ सकते हो, कन्नड़ पढ़ सकते हो, उड़िया में पढ़ सकते हो। मातृभाषा, मां जो बेटे को जन्म देती है, जो भाषा बोलती है, उसी भाषा में हम ज्ञान प्रदान करेंगे। यह नई शिक्षा नीति में मोदी जी ने तय किया। हमने व्यवसायिक शिक्षा देने का मन बनाया। हमने नई शिक्षा नीति को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। पानी के बारे में आप सब जानते हैं। बुंदेलखंड हो या विंध्याचल, घर पे हमारी बहन जी 8-8 मटका लेकर के, बाल्टी लेकर के पानी लेने 5 किलोमीटर पैदल जाती थी और एक एक गिलास भर करके बाल्टी में डालती थी, डब्बे में डालती थी, तब भर के बच्चों को रोटी दे पाती थी। कौन सोचता था कि ऐसा कोई नेता इस देश में आएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, जो घर घर नल से जल पहुंचाने की योजना लाएंगे पूरे देश के पैमाने पर। चाहे विंध्याचल हो, चाहे हमारा बुंदेलखंड हो, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी गांवों में घर से नल
घर घर नल से जल योजना चल रही है और यह तय है कि नल से जल आपको घर के अंदर मिलेगा। हम लोग छोटे छोटे थे, गांव से चलकर के बुआ के यहां जून की छुट्टी में चले जाते थे शहर में कि टोटी से पानी नहाने के मिलेगा, बगैर भारे नहाने को मिलेगा, खूब कोई लिमिट नहीं रहेगी। लखनऊ वाले जानते होंगे, सुबह 5 बजे नल आता था, बोलते थे बम्बा आ गवा। याद है वगैरह साहब? लखनऊ में नल को बम्बा बोलते हैं, जो वास्तव में पुराने लखनऊ वाले हैं। सबसे बड़ी योजना है। कोई बीमार हो गया, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो गया, तो पता चला कि एक मरीज घर में आया, पूरा घर मरीज हो गया, मलिनता छा गई, रोटी बंद हो गई कि अब क्या होगा। सबसे पहले गरीब बेटी के गहने बिकेंगे। अगर किसी के यहां किडनी, लीवर या गंभीर रोग, हार्ट अटैक आ गया, फिर गरीब बाप का घर बिकेगा, फिर खेती बिकेगी, सड़क पे आ जाएगा। मरीज तो गया ही, 5 आदमी 10 आदमी और चले गए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि आयुष्मान भारत योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। हमारे पास 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड के योजना के लाभ उठाने वाले लोग उपलब्ध हैं और उनका कार्ड बनाकर उनको दे दिया गया है। और बताने में यह भी प्रसन्नता है कि उसके उपयोगकर्ता भी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। टीबी की चर्चा हमारे साथी कर रहे थे। टीबी मरीज चिन्हित करने वालों में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2025 तक टीबी को हम देश से समाप्त करेंगे, जबकि WHO ने तय किया कि 2030 में करेंगे। हम 5 साल आगे चल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम 5 साल आगे का है। और टीबी के लिए हम दवाई निःशुल्क केवल नहीं देते, हम उनको पोषण सामग्री भी देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि टीबी मरीज को गोद ले लिया जाए। यह माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की पहल है। आज बड़ी संख्या में चाहे सिपाही से लेकर के कप्तान तक और लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सब लोग 1-1, 2-2, 4-4, 8-8 मरीजों को गोद अपनी क्षमता के अनुसार ले रहे हैं। हमें टीबी उन्मूलन में सफलता मिली है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में हमें कमी करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे जो आंकड़े थे, हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक बैठे होंगे, मातृ शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पता था कि बच्चे काल कवलित होते थे, मां को लगता था कि इनको कोई भूत रख लिया, जमोगा रख लिया, टीकाकरण नहीं होता था, पोषण सामग्री नहीं मिलती थी मां को गर्भधारण करने के दौरान। लेकिन हमारी सरकार ने उपबंध किए हैं, इंतजाम किए हैं। अब मां और बच्चे को दोनों को बचाने में हमें सफलता बड़ी मात्रा में हासिल की है। आंकड़े गवाह हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी जो हमारी बहनें हैं। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3-4 बार उनको अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। अब अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट कम है, पूरे देश जानता है। अब प्राइवेट में भी ढेर सारे लोग हैं, सरकारी में बड़ी लंबी लाइन थी। तो हमारी सरकार ने पूरे देश में नंबर 1 पर ही पहल की है। यह अभिनव प्रयोग है कि हम सभी जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने सूचीबद्ध किया, उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया। प्रतिदिन नए चिकित्सक इससे जुड़ रहे हैं। हमने स्टेट बैंक से एक ऐप बनवाया है। स्टेट बैंक के जो बारकोड है वो हमारे पास है। जैसे ही पता चलता आशा बहू के माध्यम से कि हमारी बहन प्रेग्नेंट हो गई है, हम उसके मोबाइल पर एक बारकोड भेजते हैं। वो प्राइवेट चिकित्सक जो सूचीबद्ध है उसके घर जाकर के, उसके ऑफिस जाकर के, उसकी क्लिनिक में जाकर के, जहां भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, अल्ट्रासाउंड कराएगी, रिपोर्ट लेगी और ऐप जैसे ही वो बारकोड को स्कैन करेंगे, पैसा सरकार के खाते से निकल जाएगा। बहन को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप जाकर के पता कल योजना उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार लागू हुई है, देश में पहली बार लागू हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। 5000 की आबादी पर सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हमने सब सेंटर नए 5000 खोले हैं। आज हमारे पास 25,553 से अधिक सब सेंटर हैं, उपकेंद्र हैं, जहां पर CHO बैठते हैं। आपको सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द की छोटी बीमारियों की दवाई निःशुल्क मिल रही है। जाकर के आप देखिए, 21,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं जिनको हमने कंप्यूटर दे रखा। CHO भी है, ANM भी है, वहां पैथोलॉजिकल जांचें भी 14 प्रकार की होती हैं। उन अस्पतालों में हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जाकर के आप जांच भी कराएंगे और यदि CHO को समझ नहीं आता बीमारी कौन सी है, तो आपको संजीवनी ऐप पे बात कराएगा किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से। देश भर में ऐसे 70,000 मरीजों को रोज हम संजीवनी ऐप पे देख रहे हैं, जो ऑनलाइन हम लोगों को देख रहे हैं। 70,000 मरीज हम रोज देख रहे हैं। प्रतिदिन हमारे पास लगभग
1,80,000 1,90,000 मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं। हम रोज का रोज सूची मंगाते हैं। 12-13 मरीज हमारे पास रोज एक्सीडेंटल आते हैं, गंभीर एक्सीडेंटल, चाहे सड़क दुर्घटना, आग लग गई, छत से गिर गए, पानी में, करंट से, कुछ भी हो गया। 12-13 मरीज आते हैं। 8-9 मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं हमारे पास, किडनी, लीवर, हार्ट अटैक या अन्य कोई गंभीर ऐसे मरीज जो असाध्य रोग हैं, उनका हम इलाज करते हैं। 5,000 रोज ऑपरेशन निःशुल्क हमारी सरकार कर रही है अपने अस्पतालों में, जिनमें मेडिकल कॉलेज की संख्या नहीं जुड़ी है। हमारी प्रतिबद्धता है। हमने 75 के 75 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। 17 से पहले इसी स्टेट में 12 मेडिकल कॉलेज सिर्फ सरकारी क्षेत्र में थे। आज हमारे पास 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है और 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है। हमने तय किया कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ हम नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज इनकी संख्या को हमने बढ़ाने में सफलता हासिल की है। हमने एमबीबीएस की सीटें दोगुनी कर दी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमडीएमएस की सीटें दोगुनी कर दी हैं, और यह सफलता हासिल हुई है आप सबके सहयोग से। हमने मिशन निरामय लॉन्च किया है। नर्सिंग की गुणवत्ता के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। पूरे नर्सिंग कॉलेज की सूचीबद्ध की, ABCD 4 प्रकार के नर्सिंग कॉलेज हैं। बच्चा जो पढ़ रहा है उसे पता होना चाहिए किस स्तर का आपका विद्यालय है। और नर्सिंग कॉलेजों में आपस में होड़ है, D से B में जाने की और B से A में जाने की लगातार होड़ चल रही है। नर्सिंग में बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर सेवा भी है और लोगों को रोजगार का भी अवसर है। मिशन निरामय के तहत हम इंटर कॉलेजों में जाकर काउंसलिंग करते हैं। 300 से अधिक विद्यालयों में हमने जाकर के काउंसलिंग की है कि बच्चों आप नर्सिंग में आओ, ये सेवा का अच्छा क्षेत्र है, धनोपार्जन भी होगा और सेवा भी आपको करना पड़ेगा। आमूलचूल परिवर्तन के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात न करें तो अधूरी रह जाएगी। 17 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, गोरे गुलाटी से पूछो, जो उद्योगपति है उनसे पूछो आप। 3 बजते बजते 4 जैसे सूर्यास्त होने लगता था, दुकानदार भाई कहते थे बिक्री घरे धरियाओ जाके लड़का से, मुश्किल है, लूट लेंगे साहब डाकू। अपहरण होता था तो सरकारी आवास में कालिदास मार्ग के आसपास वालों में समझौता होता, पुलिस नहीं बीच में पड़ती थी, नेता बीच पड़ के अपहरणकर्ता को और गुंडे से छुड़वाते थे पैसा देकर के। सबको पता है चर्चा है कि नहीं। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आपसी वैमनस्यता में जो भी घटनाएं हुई हैं, हमने उनमें कड़ी कार्रवाई की। हमने अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं देखा, सबको जेल के ठिकाने लगाने का काम किया। और महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है सजा दिलाने में। अदालत के माध्यम से आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। आज लोगों के अंदर हालत यह है कि एक गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इससे पहले लोग जाते थे दिल्ली बंबई तो यूपी बताते थे तो कमरा किराए पर नहीं मिलता था। आज लोग कहते हैं यूपी से आया तो हाथ आगे बढ़ाकर बैठाने का काम करते हैं। हम रात को 12 बजे कभी घर लौटते हैं, देखते हैं कि हमारी बहनें 1090 पर हजरतगंज में आपको आइसक्रीम चाय पीते मिल जाएंगी, जाकर देखिए आप। और 17 से पहले क्या हालात थे, सब कुछ बदल चुका है। औद्योगिकीकरण की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश को माना जाता था यहां व्यवसाय नहीं हो सकता, यहां तो गुंडे रहते हैं। 17 से पहले हालत ये थे। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर जो बड़ी कंपनी है उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहती है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार भी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री सैमसंग, जो दुनिया भर को स्क्रीन सप्लाई करती है, वो नोएडा में लगी है। नोएडा से बनकर के पूरी दुनिया में मोबाइल की स्क्रीन जा रही है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, लाखों करोड़ के प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में हमने सफलता हासिल की है। लखनऊ का स्कूटर इंडिया में जब से बचपन से आज तक बंदी था, अब अशोक लीलैंड की वहां पर इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। भूत रहने लगे थे वहां, स्कूटर इंडिया नाम ही मिट गया था विजय सुपर का। सब कुछ बदल चुका। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप बदलाव आपको महसूस होगा कि हम अर्थव्यवस्था में बहुत सुदृढ़ हो गए हैं। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। भारतवर्ष में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। हमने सभी जिलों को, 75 जिलों को 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया। 1,72,000 किलोमीटर पक्की चौड़ी सड़कें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, जो आशीर्वाद प्रदान किया, उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ नंबर 1 पर आ रहा है। और इसके लिए मैं भारत समाचार का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार
गरीब जनता की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है और आम आदमी की सरकार है। कभी भी कोई समस्या आप हमें बता सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की हम सेवा करें और ये जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सबका कि आप इतनी दूर से आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा ब्रजेश जी का, वीरेंद्र जी का। ब्रजेश जी, आपने वास्तव में अद्भुत काम किया है अपने पत्रकारिता के जीवन काल में। आप चरमोत्कर्ष पर पहुंचे पत्रकारिता जगत में, पूरे देश में आपका नाम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।